Welcome to Awesome Om Shanti English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about transports of substances in plant and animals. Chapter number 11, part 2. Composition of blood. The blood of a vertebrate is made up of red blood cells RBC, white blood cells and blood platelets. The fluid portion of the blood is called plasma. All the dissolved substances include waste materials are carried by the plasma. The red blood cells contain hemoglobin, which is red in color. That is why the blood is red. देखो जो कॉम्पोजिशन होता है ब्लड का वो वर्टिब्रेट्स में होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है और ब्लड पेटल्स होते हैं. जो फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड के अंदर, जो लिक्विडी फ्लूइड पोर्शन होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा. जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है, ये सब प्लाज्मा के थ्रू ही कैरी किया जाता है. द रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन, और जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसका कलर होता है रेड, और इसीलिए हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, एक एक के बारे में. Red blood cells are the most common cell found in the blood. Oxygen and carbon dioxide gases rapidly bind to hemoglobin of the red blood cells. The blood transports gases in the body with the help of RBC. देखो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कॉमनली सब में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ब्लड के अंदर. ठीक है, इसीलिए हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है. और इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रैपिडली हमारे जो अंदर रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे बाइंड हुए होते हैं, जो मैंने आगे भी आपको बताया है कि कैसे है ना ऑक्सीजन जो हम लेते हैं फ्रेश, वो हमारे ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में बाइंड हो जाती है, और वहाँ तक जो ब्लड में ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड पहले होकर आता है, वो आके हमारे एल्वोलाई में रिलीज़ होता है और बाहर निकलता है, और फिर उसकी जगह ऑक्सीजन ले लेती है, और ऑक्सीजन बाइंड होकर पूरे बॉडी में घूमता है, और फिर बाद में जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी को देता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो बॉडी रिलीज़ करती है तो वो उसमें से रेड ब्लड सेल्स में बाइंड होकर वापस एल्वोलाई में आता है. ठीक है, तो रेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों इससे बाइंड होते हैं. और जो गैसेस है द ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ये, और ये जो गैसेस है ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये हमारे RBC की हेल्प से ही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स. अभी इसमें रेड ब्लड सेल्स मैंने आपको आगे पढ़ाया है स्लाइड में. अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स का. White blood cells are colorless. They do not contain hemoglobin. The white blood cells are fewer and bigger than the red blood cells. They kill germs and defend the body against infectious disease. देखो जो वाइट ब्लड सेल्स होता है ये साइज़ में रेड ब्लड सेल्स से बड़ा होता है, और लेकिन ये बहुत कम मिलता है. जैसे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं, और साइज़ में रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं. इनका काम होता है जो जर्म्स होते हैं बाहर से हमारे बॉडी में जो एंटर करते हैं, उन जर्म्स को किल करना, मार देना. ठीक है, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ जो होती है उनको उनसे बचाना. नाउ ब्लड पेटल्स की ब्लड पेटल्स क्या होता है? ब्लड पेटल्स आर टाइनी सेल फ्रेगमेंट which when a blood vessel is damaged
ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम इट। देखो जो ब्लड पैडल्स होते हैं ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। और ये जो जब कहीं हमें कट जाता है या हमारे ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो जाती है, ठीक है, हम गिर जाते हैं और कहीं कोई कट आता है तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। तो बॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ब्लड फ्लो आउट, और हमारी बॉडी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है कंटिन्यू इसमें से बॉडी में से ब्लड बाहर निकले। Therefore, a clot is formed when which seal the wound. The platelets present in the blood play an important role in the clotting of blood. देखो, और इसीलिए क्या होता है, जहाँ कहीं कट लग जाए या चोट लग जाती है तो उसमें से जब ब्लड निकलता है तो थोड़ा सा ब्लड निकलने के बाद वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग मीन्स वो जो ब्लड है वो वहाँ पर जम जाता है, रबड़ जैसा थोड़ा सा जम जाता है, जिससे और जो ब्लड है वो बाहर आना बंद हो जाता है। कोई बहुत बड़ा अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई बहुत गहरी चोट लग गई है, उसमें से तो कंटिन्यू ब्लीडिंग निकलता रहता है। लेकिन आपको कहीं लग जाती है, छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसको ब्लड ज़्यादा ना निकले इसीलिए वहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है अपने आप ही, रबड़ जैसा आपका जो ब्लड है वो जम जाता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लड आपकी बॉडी से बाहर नहीं आता है, ठीक है। और ये होता है प्लेटलेट्स की वजह से। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, जो प्लेटलेट्स है ये हमारे ब्लड के क्लोटिंग में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब अगर कहीं चोट लग जाए और उसमें से कंटिन्यू ब्लड निकलता रहे तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और लेक ऑफ ब्लड की वजह से डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जो ब्लड प्लेटलेट्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now, come to lymphatic system of the human body. The lymphatic system is made up of lymph vessels and lymph node. अभी जो हमारी बॉडी में जो लिम्फैटिक सिस्टम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। और ये लिम्फैटिक सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। As the blood flows through the capillaries, some of the plasma oozes out of the wall. Most of the fluid enter the lymph vessel and is drained back into the blood vessels. देखो, जब कैपिलरी से हमारा ब्लड जब फ्लो होता है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनके सेल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो वो इजीली उसमें से कंटिन्यू कैपिलरी में से फ्लो होते हैं। जो कैपिलरी होती है उनकी जो कैपिलरी बनी होती है ना, उनके ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे सेल जमे होते हैं। वो सेल जमने से वो एक कैपिलरी बनी होती है। तो वो उस सेल के बीच में है ना थोड़ी थोड़ी सी गैप होती है। उस गैप में से जो ये ब्लड, ये जो क्या बोलते हैं प्लाज्मा है, ये रिस के कहीं थोड़ा थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलता है। ब्लड बाहर नहीं आता है कैपिलरी से, क्योंकि जो ब्लड है उनके सेल बड़े होते हैं, वो उसमें से फ्लो होते रहते हैं। लेकिन जो प्लाज्मा है ये उसके सेल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उसके वॉल में से रीस कर बाहर निकल आते हैं। तो ये जो फ्लूइड बाहर आया है प्लाज्मा का, ये वापस लिम्फ वेसल्स है उसमें एंटर होते हैं और वापस जाके ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती है, ये जो बॉडी जो कैपिलरी से जो ब्लड में से जो प्लाज्मा बाहर आता है, रिस के बाहर आ जाता है, ये उसको वापस लेके ब्लड वेसल्स में भेज देती। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारे बॉडी का। बिफोर द फ्लूइड री एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ फिल्टर थ्रू लिम्फ नोड। अभी देखो, ये जो ब्लड वेसल्स के थ्रू जो प्लाज्मा वापस ये जो लिम्फ वेसल्स के थ्रू जो प्लाज्मा वापस ब्लड वेसल्स में जो भेजा जाता है, तो उसको भेजने से पहले उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर होता है वो ये लिम्फ नोड के थ्रू, ठीक है। लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स।
जो लिम्फ होती है, लिम्फ नोड होते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं. दिस सेल्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. और ये जो सेल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को जो डिजीज़ है, जो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो डिजीज़ होते हैं उससे हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं. जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि जो लिम्फ नोड होती है ये छोटी छोटी गांठ जैसी होती है जिसके अंदर ये सेल्स होते हैं. और जो प्लाज्मा हमारे बॉडी से कैपिलरी से बाहर आता है वो ब्लड वेसल्स में जाके इसमें ये नोड के अंदर से पास होके वापस ये हमारे ब्लड सेल्स में मिलता है. मीन्स नोड जो है वो प्लाज्मा को वापस फिल्टर करती है और वापस उसको अंदर भेजती. ना एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन बीइंग में वो कैसा होता है. बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस सेवरल अदर काइंड ऑफ वेस्ट मटीरियल्स विच मिक्स इनटू द ब्लड. Excretion is a process through which these waste products from the blood are removed from the body. The human excretory system made up of kidney, ureter, urinary bladder and urethra. देखो अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसके अलावा और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ या वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में क्रिएट होते रहते हैं और हमारे ब्लड में जाके मिक्स होते हैं. तो एक्सक्रीशन जो हमारा प्रोसेस है इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में से उसको अलग कर दिया जाता है. ह्यूमन बॉडी की जो एक्सक्रीशन सिस्टम है इसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये सब मिलकर ये सिस्टम एक्सक्रीशन सिस्टम बनता है. A human being has 2 kidney. They are located in the abdominal cavity. Each kidney contains thousands of tiny tubes which work like filter. जो ह्यूमन होता है उसके पास 2 किडनीज होती है जो एडमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड, मतलब एडमिनल कैविटी के अंदर ये होती है. और ये ईच किडनी के अंदर मतलब एक एक किडनी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब होती है जो फिल्टर का वर्क करती है. Blood is brought into the kidney through arteries. अभी जो ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू किडनी तक पहुंचता है. As the blood flow through the kidney, the tiny tubes filter the blood and separate waste from it. जब ये ब्लड किडनी में पहुंचता है तो ये जो ट्यूब्स होती है जो फिल्टर का काम करती है ये ब्लड को फिल्टर करती है और उससे वेस्ट जो है वो बाहर निकाल देती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो, और ब्लड को जब वापस रिटर्न भेजती है. द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ यूरिन. ठीक है. और जो ये वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकाला है वेस्ट वो होता है यूरिन. इट कंटेन वाटर एंड वेस्ट मटीरियल्स फिल्टर आउट ऑफ फ्रॉम द ब्लड. और ये जो होता है जो ब्लड में से जो वेस्ट बाहर निकाला है फिल्टर होके इसमें वेस्ट मटेरियल और वाटर दोनों होता है. यूरिन कंटेन वेस्ट सच एज यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड. अभी ये जो यूरिन निकला है, जो वाटर बाहर निकला है, ठीक है, इसके अंदर यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड होता है. द यूरिन फ्लो थ्रू 2 लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर. अभी ये जो यूरिन है, जो यूरिन हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट पार्ट है, मतलब ख़राब निकाला हुआ पार्ट है जो हमारे ब्लड से होके बाहर आता है. तो ये यूरिन जो है ये 2 लॉन्ग ट्यूब के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है. जैसे कि आप पिक्चर में देखोगे वहाँ 2 लॉन्ग ट्यूब्स हैं. ठीक है. तो ये ट्यूब के थ्रू यूरिन यूरेटर, ये जो आपको नीचे राउंड राउंड ऑनियन जैसा जो थोड़ा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पर ये यूरिन इकट्ठा होता है. यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोरेज सैक ऑफ यूरिन
और ये जो ऑनियन जैसा आपको दिख रहा है, ये एक तरह से स्टोरेज सैक है, मतलब थैली जैसी है, जहाँ पर ये यूरिन इकट्ठा होता रहता है। जब ये पूरी बह जाती है तब यूरिन पास किया जाता है। द यूरिन ultimately is drained out of the body through the urethra। अभी ये जो इसमें आपको नहीं बताया है, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे भी एक ट्यूब निकल रही है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा, जिसके थ्रू यूरिन पास आउट कर दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है। नाउ स्वेट। अभी जो बेस्ट मटेरियल जो स्वेट जो आपकी बॉडी से निकलता है, मतलब जो पसीना निकलता है, ये भी एक बेस्ट मटेरियल है। सम ऑफ द एक्सेस सॉल्ट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट। जो एक्सेस सॉल्ट होता है आपके बॉडी में, वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलता है। व्हेन द वेदर इज़ हॉट एंड ह्यूमिड द बॉडी लूज वाटर थ्रू इट्स स्किन। जब हमारा वेदर हॉट और ह्यूमिड होता है तो हमारे स्किन के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, मीन्स पसीना आता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस कूल द बॉडी। और जब पसीना एक बार आ जाता है तब आपका बॉडी एकदम ठंडा हो जाता है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन प्लांट। अभी ह्यूमन बॉडी में तो आपने पढ़ लिया, अब ये प्लांट में कैसे होता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट इज कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम। अभी ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट के अंदर, इसको कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम। It is made up of two types of narrow tube called xylem and phloem. Each of these tubes are organized into bundles called vascular bundle and from a continuous network in the entire plants. In a leaf, these bundles appear as leaf veins. अभी आपको पहले भी फ्लोएम और जाइलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये प्लांट के अंदर, इसको वस्कुलर सिस्टम कहते हैं, और ये 2 टाइप की नैरो ट्यूब से बनी होती है, फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, और ये दोनों ट्यूब्स जो होती है ये बंडल्स के रूप में होती है, और पूरे प्लांट में उनका ये ट्यूब के बंडल्स का नेटवर्क फैला होता है। ठीक है, और इन बंडल्स को कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो कंटिन्यू उनका नेटवर्क जो है ये पूरे उसमें प्लांट में फैला होता है, काम करता रहता है। और लीफ के अंदर जब ये बंडल जाता है तो इसको कहते हैं लीफ वेन। Minerals such as potassium, phosphorus, magnesium, calcium and iron are required by the plant to perform various function। ये जितने भी मैंने आपको बताया है मिनरल्स, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये प्लांट को अलग अलग फंक्शन करने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। These minerals occur as salt in the soil. The mineral salt dissolve in the water and are absorbed by the root hair along with water। अभी ये जो मिनरल्स है ये सॉल्ट के रूप में सॉइल में होते हैं। जब ये मिनरल सॉल्ट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो रूट हेयर जो होते हैं इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर के साथ। अभी रूट हेयर क्या होता है आप ये पिक्चर में बहुत क्लियरली देख सकते हो। ये एक सीड में से एक रूट जैसे बाहर आया है, उसके किनारे किनारे छोटे 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 खूब सारे हेयर्स है, छोटे छोटे बाल हैं, इसी को कहते हैं रूट हेयर। Water absorbed by the root hair moves toward the center of the root and collect in the xylem tubes। अभी ये जो रूट हेयर के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब करा जाता है वो रूट के अंदर बीच में सेंटर में कलेक्ट होती है, जहाँ ये जाइलम ट्यूब से होती है। जाइलम ट्यूब के अंदर ये रूट में कलेक्ट होती है उसके सेंटर में। ठीक है, जो रूपी रूट्स के द्वारा रूट से जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, सक करता है रूट हेयर, उसको वो रूट में सेंटर की तरफ इकट्ठा होता रहता है।
रूट के सेंटर की तरफ आता है और वो फ्लोएम ट्यूब जाइलम ट्यूब में कलेक्ट होता रहता है। द जाइलम ट्यूब ट्रांसपोर्ट वाटर टू द लीव एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो जाइलम ट्यूब है इसका काम है वाटर और मिनरल को प्लांट के लीव्स और दूसरे सभी पार्ट तक उसको पहुंचाना। The leaf use some of the water to make food, and remaining water is released from the leaves through the stomata as water vapor. This process is known as transpiration. देखो, जब ये जो लीव्स होती है इसमें से ये ज़्यादातर पानी अपने खाने के बनाने के लिए यूज़ कर लेती है और जो थोड़ा पानी बच जाता है वो लीव्स में से थ्रू स्टोमेटा से होते हुए ये वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। और ये लीव से जो वाटर जो इवेपोरेट होता है इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। Now, transpiration makes water rise in the xylem tubes. ठीक है। Transpiration is the evaporation of water from the leaves through stomata present in the on the leaves। अभी जो leaves के ऊपर जो स्टोमेटा होता है उसमें से ये जो वाटर है इवेपोरेट होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। Almost 90% of water that the roots absorb is always lost through ट्रांसपिरेशन। अभी देखो जो रूट्स के थ्रू जो पानी को वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है उसमें से 90% ऑफ वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेस्ट हो जाता चला जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट अ पुल डेट suck वाटर एंड डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जिसको सैप कहते हैं राइट अप द टिप ऑफ इवन अ वेरी टॉल ट्री। ठीक है। अभी ये जो वाटर इवेपोरेट होता है ना ट्रीज़ में से, तो ये लीफ में से जो वाटर इवेपोरेट होता है वो एक पुल बनाता है जो वाटर और डिज़ोल्व मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को ऊपर टिप तक पहुंचाता है, कंटिन्यू टिप तक पहुंचाता रहता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि जो जाइलम ट्यूब है उसके थ्रू उसके ट्रांसपिरेशन मूव वाटर अपवर्ड इन द जाइलम ट्यूब की तरह उसके टिप तक, वो चाहे कितना भी लंबा ट्री क्यों नहीं हो उसके टिप तक ये जाइलम ट्यूब्स के थ्रू ये वाटर वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। और डिजर्व न्यूट्रिएंट और वाटर ये एक पुल जैसा बन जाता है जिसके थ्रू वहाँ तक पहुँचता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्नैप इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अभी ये जो ऊपर की तरफ ये जो वाटर और ये मिनरल जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अभी ये फूड जो होता है आपने वाटर का पढ़ लिया, अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में। प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The phloem cells transport food made by the leaves to the stem, branches, flowers, fruit and root. This process is called translocation. ठीक है। अभी ये आपको मालूम है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाता है। अब जो फ्लोएम जो ट्यूब्स होती है, जो फ्लोएम ट्यूब ऑफ बंडल का जो नेटवर्क होता है ये क्या करता है, लीफ से जो खाना बना होता है, लीफ जो खाना बनाती है उसको वो ब्रांचेस, फ्लावर, रूट्स तक सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम ट्यूब। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपका ये डिफरेंसेस समझना कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है।
See you in next chapter. Till then, bye bye and take care.